हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। क्लास 12th बायोलॉजी में आज हम अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि क्या होता है अडेप्टर मॉलिक्यूल या ये क्यों अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है टीआरएनए। ये सब बातों को एक साथ कनेक्ट करिए। सबसे पहले एक हाइपोथेसिस पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। पहले तो ये आप जान लीजिए कि टी जो आरएनए है इसे हम ट्रांसफर आरएनए, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। इसी तरीके से हम इसे सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। सो डॉक्टर्स इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसी का नाम सॉल्युबल आरएनए है। इसलिए इसको सॉल्युबल आरएनए कहते हैं कि जो हमारे पास 3 आरएनए हैं, एक नोट पॉइंट्स के थ्रू कनेक्ट करिए बात को। जो हमारे पास 3 आरएनए हैं, एम आरएनए, आर आरएनए और टी आरएनए। तो जो आर आरएनए है जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं वो सबसे बड़े साइज का है। उससे छोटा होता है एम आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और उससे भी छोटा होता है ट्रांसफर आरएनए यानी टी आरएनए। सो सबसे छोटा कौन हुआ? ट्रांसफर आरएनए। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट आरएनए। यानी वहीं से कहानी आई है सॉल्युबल आरएनए की। तो एक नाम तो आपको ये पता चल जाएगा। दूसरी चीज, अडेप्टर हाइपोथेसिस दी किसने बेटा? तो जब आप अडेप्टर हाइपोथेसिस पर जाते हैं तो ये बताते हैं कि ये हाइपोथेसिस एफएचसी क्रिक ने ही दी है। ये वही क्रिक है जिन्होंने वॉटसन के साथ मिल करके डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज किया 1953 में। उसके बाद इन्होंने अडेप्टर हाइपोथेसिस प्रपोज करी। आइए मैं समझाता हूं व्हाई इट इज कॉल्ड एज अडेप्टर। सबसे पहले तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समझाने पर जाऊं, मैंने आपसे मान लीजिए कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, सॉरी, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस टीआरएनए के दो स्ट्रक्चर हैं। एक 2D मॉडल है इसका बेटा, एक 2D मॉडल है जिसका नाम है क्लोवर लीफ मॉडल। व्हाट इट इज नेम्ड एज क्लोवर लीफ मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। इसको हम क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। और ये मॉडल R.W. हॉली नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार प्रपोज किया था। अगर आप एनसीईआरटी में ध्यान देंगे, आपके पास अगर कोई पुरानी एनसीईआरटी होगी तो यही मॉडल हमारे सिलेबस में हुआ करता था 3-4 साल पहले तक। फिर उन्होंने 2021 के दौरान 2D मॉडल को रिप्लेस करके इसके जगह पर 3D मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया। 3D मॉडल का नाम है इन्वर्टेड एल मॉडल। और ये जो इन्वर्टेड एल मॉडल है बेटा, दैट वाज प्रपोज्ड बाय किम एंड क्लग। ये दो साइंटिस्ट हैं, किम एंड क्लग। इन लोगों ने मिलकर के एक दूसरा मॉडल दिया जिसका नाम है 3D मॉडल। ये फंक्शनल मॉडल है, जबकि क्लोवर लीफ मॉडल केवल स्ट्रक्चर समझाने के हिसाब से है। यानी ये बॉडी में जब आरएनए हमारे रहता है, टीआरएनए, तो 3D मॉडल के फॉर्म में रहता है। लेकिन जब हम बॉडी से बाहर इसको समझते हैं तो किस तरह समझते हैं? 2D मॉडल के तौर पर समझते हैं। फिर मैंने इसी सीक्वेंस में आपको ये भी समझाया कि आप जरा इसका क्लोवर लीफ मॉडल समझिए सो दैट आप अडेप्टर की बात समझें। जैसे अगर मैं आपको बताने चलूंगा कि भाई कैसा होता है, तो मान लीजिए ये उसका 5 प्राइम है। तो 5 प्राइम से यहाँ पर गुआनिन सबसे पहले मिलता है, फिर यहाँ से आगे चलता है, आगे चलता है, फिर यहाँ पर इस तरीके से आता है, यहाँ पर एक लूप बड़ा सा मिल जाता है, फिर ऐसे नीचे चलता है, फिर यहाँ से ऐसे नीचे जाता है, फिर यहाँ पर भी एक लूप बड़ा सा आता है, फिर ये इस तरीके से जाता है, फिर यहाँ एक छोटा सा लूप चलता है बेटा, फिर यहाँ से आता है, फिर ऐसे बड़ा सा एक लूप, यहाँ भी लूप बनता है, फिर ऐसे बाहर आता है, फिर यहाँ से ऊपर की ओर चलना शुरू होता है। फिर यहाँ पर CCA 3 चीज़ें बनती हैं और यहाँ पर हम 3 प्राइम मेंशन करते हैं। ठीक है, यानी इसे हम क्लोवर लीफ कहते हैं। जब हम 5 प्राइम से चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक आर्म आती है जिसका नाम है DHU लूप। क्या नाम है बेटा? DHU लूप डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप है। यहाँ पर कुछ डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी दिखेंगे, यहाँ पर भी दिखेंगे और यहाँ पर भी दिखेंगे, इस तरीके से। तो इसे DHU लूप कहते हैं, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन। इसे कहते हैं T-Cy-C लूप, यानी T सीडो यूरिडीन और साइटोसिन लूप। इसे कहते हैं एंटी कोडॉन लूप, एंटी कोडॉन लूप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। इसे कहते हैं अमीनो एसिड आर्म, राइट बेटा? इसे क्या कहते हैं? अमीनो एसिड आर्म। एंड दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल आर्म। यू कैन कॉल इट एज वेरिएबल आर्म या वेरिएबल लूप।
ठीक है, ये सभी सीक्वेंसेस पहले आप समझ कर रखिए। जब हम एंटीकोडॉन लूप की बात करते हैं या डीएचयू की, टीसाई की, अमीनो एसिड की, इन सब के अपने अपने फंक्शन है बेटा। टीआरएनए मॉलिक्यूल क्यों अडेप्टर कहा जाता है, इस बात की कहानी का जवाब आपको यहां मिलेगा। ये जो डीएचयू लूप है ये जुड़ता है, कनेक्ट होता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम से। ये डीएचयू लूप किससे कनेक्ट होता है? टू अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम। ये जो टीसाई लूप है, अगर हम इसकी बात करें तो आप बोलते हैं कि टू राइबोसोम, ये राइबोसोम से जाकर के कनेक्ट हो जाता है बेटा। ये जो एंटीकोडॉन लूप है ये कनेक्ट होता है टू एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए पर कोडॉन्स होते हैं और ये एंटीकोडॉन है तीनों, तो इन्हीं एंटीकोडॉन्स को ही कहा जाता है, या तो आप इन्हें एंटीकोडॉन कहें या तो आप इन्हीं को नोडॉक कह सकते हैं। याद रखिए कोडॉन का उल्टा नोडॉक होता है, तो नोडॉक इसको रीड करता है तो ये यहां पर आता है। और ये जो अमीनो एसिड आर्म है ये अटैच्ड विद अमीनो एसिड्स, यानी ये अमीनो एसिड को कैरी करती है और ये वहां से कहानी आगे की ओर चलती है। तो इस तरीके से चूंकि एक आरएनए एक तरफ अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज से जुड़ रहा है, दूसरी तरफ वही टीआरएनए राइबोसोम से जुड़ रहा है, तीसरी तरफ वो एमआरएनए से जुड़ रहा है और चौथी तरफ वो किससे जुड़ रहा है बेटा? अमीनो एसिड से जुड़ रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि ये जो 4 पॉइंट्स मैंने यहां मेंशन किए हैं, एक अकेला टीआरएनए इन चारों से जुड़ता है, तो इसलिए अडेप्टर का काम करता है। कहा जाता है कि कैसे वो एमआरएनए को प्रोटीन लैंग्वेज से जोड़ता है। तो एक ये स्ट्रक्चर आपके बड़े काम की है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज अडेप्टर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं वो क्या है कि जब कोई भी एमआरएनए हमारे सामने आता है, जैसे मान लीजिए ये एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और हम इस पर बोलते हैं कि 3 लेटर कोड्स होते हैं जिन्हें कोडॉन्स कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिए कि इन 3 लेटर कोड्स को क्या बोलते हैं? कोडॉन्स। इन कोडॉन्स को रीड करता है ये एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए। तो अब मैं 3D मॉडल भी यहीं पर समझा दूं आपको बेटा। जैसे मान लीजिए कि ये यहां से चला और ऐसे ऐसे थोड़ा ज्यादा दूर बन गया, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे। सो दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम और ये उसके ऊपर लगा हुआ अमीनो एसिड। इसे कहते हैं 3D मॉडल। ये देखिए अगर आप इसको सीधा करके रखेंगे ऐसे तो इन्वर्टेड एल लगेगा। ऐसे ही तब तक अगले टीआरएनए पर थोड़ा दूर करके बना देता हूं। मान लीजिए यहां एक जुड़ा हुआ है तो वो कैसे लगेगा? ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे एक अमीनो एसिड फिर यहां। तो ये सभी टीआरएनए अपने एंटीकोडॉन से इन कोडॉन्स को पढ़ते हैं। तो इस कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग में हमारी कहानी छुपी हुई है। ये होता है कोडॉन एंटीकोडॉन, कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग। जो ये कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग होती है बेटा, इसी पेयरिंग में एक स्पेशल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है कि जो हर कोडॉन का 3rd बेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज वोबल बेस। ध्यान रखिए कि जो एडेप्टर हाइपोथेसिस समझते हैं उन्हें वोबल बेस और वोबल पेयरिंग, वोबल बेस को कहा जाता है 3rd बेस ऑफ कोडॉन, 3rd बेस ऑफ कोडॉन। और ये नॉन स्पेसिफिक पेयरिंग शो करता है बेटा, नॉन स्पेसिफिक पेयरिंग। और नॉन स्पेसिफिक पेयरिंग का मतलब ये हुआ कि आप इस पेयरिंग को जब देखेंगे तो ये जैसे ए से टी की पेयरिंग, जो कि आरएनए में टी होता नहीं है, तो ए के साथ आप यू की पेयरिंग देखते हैं और जी के साथ सी की पेयरिंग देखते हैं। तो ये पेयरिंग तो स्पेसिफिक हुई, लेकिन 3rd बेस पर आप इस पेयरिंग का एक्सेप्शन भी देख पाएंगे, यानी जरूरी नहीं है कि यही सेम पेयरिंग हो पाए। इसी वजह से कहा जाता है कि जो टीआरएनए का और एमआरएनए का जंक्शन होता है वो चूंकि 3rd कोडॉन पे डिफरेंशिएट करता है, दैट इज द रीजन व्हाई। आपने याद किया होगा कि जेनेटिक कोड हमारे पास कितने हैं? जेनेटिक कोड है हमारे पास 64, जिसमें से 3 स्टॉप कोडॉन के हैं, तो कुल मिलाकर के 61 बचे कि नहीं। और 61 जेनेटिक कोड आर कोडिंग फॉर ओनली 20 अमीनो एसिड। तो वो इसलिए बेसिस में जाता है बेटा 20 अमीनो एसिड के लिए 61 कोडॉन इसलिए चाहिए क्योंकि जब भी कोडॉन एंटीकोडॉन पेयर होते हैं तो तीसरी पेयरिंग नॉन स्पेसिफिक होती है,
कोई भी बेस रहे पेयरिंग हो जाती है। दैट इज वाई एक एक अमीनो एसिड के 6 कोडॉन पॉसिबल हैं एंड दैट बिहेवियर ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी। याद कीजिएगा आप, इसी बिहेवियर को हम डीजेनरेसी कहते हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनको अच्छे से याद करिएगा कि 5 प्राइम के पास पहला लूप कौन सा है, 3 प्राइम के पास पहला लूप कौन सा है और किससे कौन सी चीज बाइंड होती है, तब जाकर आप इसे रिकॉल कर पाएंगे। टेक केयर बेटा।